Question number 28. Following are the particulars of Mr. Raj Thakur's income. Compute the total income for the assessment year 2022-23 if he was not ordinarily resident in India during the previous year. तो हमको मिस्टर राज ठाकुर का टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और प्रीवियस ईयर में वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं थे, तो इनका भी हम जैसे एक इंडियन सिटीजन का कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे। और जो भी इंटरनेशनल इनकम हुई होगी, मतलब जो बाहर इनकी इनकम हुई होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म ऑफ इंदौर ₹5,68,000 रुपीज। तो इंदौर इंडिया में एक फर्म से इनको सैलरी मिली है 5,68,000 रुपए, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। बोनस ₹32,000, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर सर्विस वर्क ₹4,000। अब ट्रेवलिंग अलाउंस का कैसे ट्रीटमेंट होता था भाई, देखो ट्रेवलिंग अलाउंस आता है सम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टिल व्हाट हैज बीन स्पेंट वाली कैटेगरी में। कहने का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में आता है, मतलब कि जितना स्पेंट हो चुका है केवल वही एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, बस ये लिखा है कि ट्रेवलिंग अलाउंस 4,000 रुपीज, और यहां बताया भी नहीं गया है कि कितना स्पेंड हुआ कितना बचा है। तो जब नहीं बोला होता है तो हम मानते हैं कि पूरा 4,000 रुपीज स्पेंड हो चुका है। तो जब पूरा स्पेंड हो चुका है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा होता कि जैसे मान लीजिए 4,000 रुपए है, ठीक है, तो 4,000 रुपए में से लिखा होता है कि 2,000 रुपए स्पेंड हुआ है, तो 2,000 रुपए जो बच गया था वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, देखिए ये मैंने करके बताया भी था, सैलरी वाली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में मिल भी जाएगा। ठीक है, कि जैसे 20,000 रुपए इनको पे हुआ है ट्रेवल अलाउंस, और 25,000 पे हुआ है और केवल 20,000 खर्च हुआ है, तो 5,000 बच गया ना, तो 5,000 टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितना स्पेंड कितना नहीं, तो हम मानते हैं कि पूरा ट्रेवलिंग अलाउंस स्पेंड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ही रिसीव्ड 2 month सैलरी इन जापान वाइल ऑन लीव। 2 महीने की सैलरी ने तब मिली थी जब ये जापान में थे छुट्टी में, लेकिन मिली थी ना सैलरी, छुट्टी में तो ये जापान गए हुए थे, लेकिन सैलरी उन्हें मिली है, इसलिए 12 महीने की सैलरी पूरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, पी पॉइंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस ए ₹8,000। तो एक हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हैं, 8,000 रुपए उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हमको क्या मतलब भाई, एनुअल वैल्यू सीधे सीधे नील हो जाता है, बस सीधे उसमें हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू नील ही रहेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो लोन हाउस से रिलेटेड कुछ है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, तो उसका कोई भी काम नहीं है, तो सीधे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले से नील आ जाएगा। आगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ रेंटल हाउस बी, जो हाउस ए था वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज हो रहा था, लेकिन हाउस बी जो है वो यूज हो रहा है रेंटल पर्पस के लिए, तो उसका सीधे सीधे हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू दे रखा है 6,000 रुपए। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे पर एनम अमाउंट है। अभी यहाँ पे और जो म्युनिसिपल वैल्यू रेंट ये सब होता है, तो ये सब हमको कैलकुलेट जैसे हम करते थे कि जो भी ग्रेटर होगा तब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, वो करने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलरेडी हमको दे दिया है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लिखोगे 6,000 रुपए, उसमें से लेस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस बी का, ध्यान रखना हाउस ए का नहीं लेना है हमको, तो म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस बी का कितना है 600 रुपए, तो ये आप लेस करोगे। उसके बाद वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो आ जाएगा एनुअल वैल्यू, तो उसके बाद एनुअल वैल्यू में से आप लेस करोगे 30% डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन है नहीं कुछ, तो बस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आप लेस करके दिखा दोगे अमाउंट, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी रिपेयर, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, इन तीनों का हाउस प्रॉपर्टी में कोई यूज नहीं आता है। नेक्स्ट नेट इनकम, तो ये पहले आप लिख लो, ये चला गया हाउस प्रॉपर्टी में। नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सी सिचुएटेड इन जापान 9,000 rupees which was received there and later brought in India। हाउस ए हाउस बी कुछ नहीं बोला था, हमने मान लिया कि ये इंडिया में था। हाउस सी को साफ साफ बोला हुआ है कि जापान में सिचुएटेड है, और जिससे इनको की
इनकम हो रहा है 9,000 रुपए। तो भाई ये इनकम हो रहा है जापान में, जापान के घर से। तो ये इनकम इंडिया से अराइज नहीं हो रही है। तो कोई भी इंटरनेशनल इनकम जो कि बाहर ही अराइज होती है, उसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो नहीं आता है इनकम टैक्स में यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे कोई मतलब नहीं, हाउस सी से हमको नहीं मतलब है, क्योंकि ये जापान का घर था, उससे इनकम हुई है जापान में। ठीक, नेक्स्ट, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन जापान ड्यूरिंग 2000 to 2010। ये जापान में 2000 से 2010 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जापान गवर्नमेंट में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गेट्स pension rupees 5,000 per month from the Japan government and deposited there in bank। प्रीवियस ईयर में मतलब कि असेसमेंट ईयर 2022-23 है, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में इनको 5,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिल रहा था जापान गवर्नमेंट से, और वहीं उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब भाई ध्यान से समझो इसको, इंडियन गवर्नमेंट से पेंशन मिलती तो पेंशन का जैसे भी कैलकुलेशन होता है वैसे हम करते। ये जो पेंशन इनको मिल रहा है वो इंडियन सरकार से नहीं मिल रहा है, ये जापान की गवर्नमेंट के द्वारा इनको पेंशन दी जा रही है, और वहीं इन्होंने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया है। तो ये भी इंडिया से इनकम अराइज नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल इनकम है, जापान में ही अराइज हो रहा, वहीं पे रख भी रहे हैं ये, और बाहर जो भी इनकम अराइज होता है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सी पॉइंट से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज को। इंडिया में पेंशन होता तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, उसका होगा ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में, लेकिन बाहर की गवर्नमेंट से कोई भी इनकम हुआ है तो वो नहीं होता है टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹1500। तो एफडी इन्होंने करा रखा था, उस पर इंटरेस्ट मिला है इनको 1,500 रुपए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। और एफडी पे इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब उस पे टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे जो एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 1,500 रुपए, 40,000 से कम है, इसलिए इस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन जापान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिसीव्ड इन इंडिया ₹5,000। जापान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनको इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि इंडिया में रिसीव हुआ है। तो कोई भी पैसा जो कि इंडिया में अर्न हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स में। तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया में कोई भी इनकम अराइज होगी तो वो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, ही पेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,300। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में डिडक्टेबल होता है। अब यहाँ पे प्रीमियम का तो पैसा बता दिया कि 4,300 रुपए। यहाँ पे ना ही पॉलिसी का डेट बताया गया है, ना ही पॉलिसी कितने की ली गई है ये बताया गया है, तो इस वजह से हम मानेंगे, और किसके लिए लिए गए हैं ये भी नहीं बताया गया है, तो हम मानेंगे कि ये 4,300 रुपए पूरा क्वालिफाई है 80C में। नेक्स्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू ₹3,000। तो एनएससी 8th इशू 9th इशू अगर परचेज किया जाता है या इंटरेस्ट होता है तो वो भी 80C में डिडक्टेबल होता है। और अगर यहाँ इंटरेस्ट की बात की गई होती है एनएससी पे तो वो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता, फिर उसके बाद 80C में डिडक्शन भी मिलता। तो यहाँ बोला गया एनएससी 8th इशू, तो हम मानेंगे परचेज हुआ है तो वो सिर्फ 80C में इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाता है, जब इंटरेस्ट की बात होती है तब जाता है अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो अब 80C से रिलेटेड और कुछ है नहीं, तो फिर हम देखते हैं कि 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 1.5 लाख रुपए। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1.5 लाख से कम है, इसलिए दोनों क्वालिफाई हो जाएगा पूरा 80C के लिए। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ₹2,000 पर मंथ। तो भाई 80C बात किस चीज की करता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड 80C में आते हैं। तो ये नहीं आएगा, ये बस रिटायरमेंट के समय इसका काम आता है, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट का कोई काम नहीं। ठीक है, हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, और ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं थे, तो क्या हुआ, इनका कैलकुलेशन वैसे ही होगा, जो जो इनकम इंडिया में अर्न हुई है उस पर टैक्स लगता है। सॉल्यूशन देखते हैं 28 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ लिखोगे। इस बुक के अकॉर्डिंग 22-23 है, इसलिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दिया हुआ है सैलरी रिसीव फ्रॉम फर्म ऑफ इंदौर 5,68,000। हालांकि ये 2 महीने की लीव पे थे, लेकिन तब भी इनको 2 महीने की सैलरी मिली थी, इसलिए पूरे 12 महीना के सैलरी जो है 5,68,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बोनस, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, 32,000 रुपीज। आगे ट्रेवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, तो कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे कि ट्रेवलिंग अलाउंस पूरा स्पेंड हो गया है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस ऐसा अलाउंस है कि जितना पोर्शन खर्च हो चुका होता है केवल वही एग्जेम्प्ट होता है। तो हम मानेंगे कि यहाँ पूरा खर्च हो चुका है, इसलिए ट्रेवलिंग अलाउंस पूरा एग्जेम्प्ट हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंस, तो आप यहाँ लिख दो। अभी हमने पढ़ा इसको कि यहाँ पे पूरा एग्जेम्प्ट मान रहे हैं। ध्यान रखना ये ऐसे एग्जेम्प्ट नहीं होता है, जितना पोर्शन खर्चा हुआ है केवल वही एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो हम मान रहे हैं कि पूरा खर्च हो चुका है ट्रेवलिंग अलाउंस, इसलिए एग्जेम्प्ट। और कुछ है नहीं, तो इन्हीं तीनों को आप ऐड कर दो। तो 5,68,000 प्लस 32,000, ये आ गया 6 लाख रुपए। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपीज। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर ये प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, वो भी नहीं गिवन है, तो सीधे यही 50,000 रुपीज आप यहां लिखो और क्रॉस सैलरी में से लेस कर दो 50,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा 5,50,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नेक्स्ट हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप हाउस ए का देख लो। हाउस ए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जैसा कि आप जानते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील लेते हैं, सीधे एनुअल वैल्यू आ जाता है इसमें नील। ठीक है। फिर लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील होता है तो इसका 30% भी नील ही होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो वो लोन से रिलेटेड कुछ भी दे नहीं रखा है इस घर के, तो इसलिए ये भी नील। ठीक है। तो इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड से इनको नील हुआ है, इनकम कुछ नहीं हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी इनर कॉलम में ही लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमको लेट आउट वाले का भी करना है कैलकुलेशन। उसके बाद हाउस बी जो कि लेट आउट है, तो ये लेट आउट वाली कंडीशन है, तो यहां हमको कैलकुलेट करना होगा जैसे करते हैं, लेकिन यहां पे खुद ब खुद बताया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंटल हाउस बी का 6,000 रुपए। कहने का मतलब कि वो जो हम कैलकुलेशन करते थे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, फिर उसमें से जो ग्रेटर होता था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे हमको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है। तो हम भी यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर नहीं दे रखा होता तो हम कैलकुलेशन करते, जैसे अगर रेंट दे रखा होता तो कैलकुलेशन करना होता, लेकिन यहाँ हमको ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 6,000 रुपए, तो आप यहाँ पहले लिख लो 6,000 रुपए। इसमें से आप लेस करते हो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो अमाउंट दे रखा है हाउस बी का म्युनिसिपल टैक्स
₹600। ध्यान रखना हाउस ए वाला मत लेस करना, हाउस बी वाला करना है क्योंकि हाउस बी लेट आउट है। तो हाउस बी है ₹600 म्युनिसिपल टैक्स। उसके बाद वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट वो है नहीं, तो आप ये ₹600 आप लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 5400। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 5400, तो ये हो जाएगा 5400 का 30%, यह आ गया 1620। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ पे लोन, घर से लोन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है, इसलिए वो नहीं है, कुछ भी तो नहीं लेस करना है। तो 1620 रुपीज ही सीधे एनुअल वैल्यू में से हम लेस कर देंगे। तो 5400 माइनस 1620, ये आ जाएगा 3780। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेड यहाँ पे कैपिटल गेन और पीजीबीपी है नहीं, फिर सीधे आप लिख दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये है ₹1500। तो ये फुली टैक्सेबल। एफडी अगर 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तब उस पर टीडीएस लगता है, तो ये कम है तो इस पर टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जापान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ये रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में। तो कोई भी इनकम जो कि इंडिया में अर्न हो रही है वो टैक्सेबल होती है, तो ₹4000 टैक्सेबल। उसके बाद और कोई भी अदर सोर्सेज से रिलेटेड नहीं है। एनएससी 8th इशू बोला गया है, लेकिन इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। अगर इंटरेस्ट ऑन एनएससी बोला होता तो यहाँ पे आता, लेकिन एनएससी परचेज किया गया है तो वो नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही दोनों हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 5500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब हम इन तीनों हेड को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। सबसे पहले हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 5,50,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 3,780। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो कितना है, 5,500। तो ये आ गया 5,59,280। 5,59,280। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 4,300। यहाँ ना ही पॉलिसी की डेट बताई गई है, ना ही पॉलिसी कितने की है ये भी नहीं बताया गया, पॉलिसी किसके लिए लिया गया ये भी नहीं बताया गया। तो हम मानेंगे ये क्वालिफाई है, तो सीधे आप प्रीमियम का अमाउंट ले लो यहाँ पे 4,300 रुपीज। उसके बाद है एनएससी 8th इशू। तो एनएससी 8th इशू और 9th इशू ये आता है 80C में, तो ये भी अमाउंट है 3,000 रुपीज। तो आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये हो गया 7,300।
तो अब आप देखो क्या ये 80C के क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर है। 80C का लिमिट है 1,50,000, तो हाँ ये लिमिट के अंदर है, तो इसलिए ये पूरा क्वालिफाई हो जाएगा 80C में। और कोई भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं है। लास्ट में जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की गई है वो 80C में आता नहीं है, क्योंकि 80C बोलता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। ठीक है, तो 7,300 रुपए आप सीधे लेस कर दोगे GTI में से। ठीक है, ₹7,300 या आप लेस करोगे ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो 5,59,280 माइनस 7,300, तो ये आ गया 5,51,980 टोटल इनकम।